हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। सोल्यूशन क्या होता है, उसके पार्ट क्या क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इसके बाद हमने हेनरीज लॉ पढ़ा था, सोल्यूशन के टाइप पढ़े थे, और गैसियस सोल्यूशन में हमने हेनरी का लॉ जो समझा था अच्छे से। उसके अलावा राउल्ट का लॉ पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी, सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, और साथ ही साथ हमने राउल्ट्स लॉ की बात की थी जो किसमें आ रहा था, गैस इन लिक्विड में आ रहा था। राउल्ट्स लॉ क्या था, एक बार रिवाइज कर लीजिए। Raoult's law can be stated that for a solution containing a non-volatile solute, the vapor pressure of the solution at a particular temperature is equal to product of the vapor pressure of solvent in the pure state and its mole fraction in the solution। क्या कहा राउल्ट ने कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, सोल्यूशन क्या था हमारा, जिसमें सॉलिड के पार्टिकल्स भी थे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी थे एंड सोल्यूट के पार्टिकल्स भी थे, जिसे हमने क्या माना था, A प्लस बी। ए हमारा कोई तो सॉल्वेंट था और बी हमारा क्या था, सोल्यूट था। हमने माना कि एक सोल्यूशन बनाया जिसमें ए और बी दोनों है। यहाँ पर राउल्ट ने क्या कहा कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, यानी A प्लस बी जब हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वो कितना होना चाहिए होगा, इज इक्वल टू, जो इसमें ये ब्लू कलर का हम मान लेते हैं ए सॉल्वेंट है कोई, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में। प्योर स्टेट का मतलब क्या है, जब ये अकेले रहा होगा, ये सॉल्वेंट है ए, ठीक है। और हमने इसका वेपर प्रेशर कितना माना था पहले, पी नॉट ए के इक्वल माना था, ओके। तो उसने क्या कहा कि वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट ए, और जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्वेंट का, किसका मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन किसमें, सोल्यूशन में, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में उसका जितना मोल फ्रैक्शन होगा, सपोज हम मान लेते हैं वो चाय ए या एक्स ए है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यही क्या था, राउल्ट का नियम था, ओके। राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय चाय ए, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन, ओके। तो ये हमारा क्या था, राउल्ट्स लॉ था। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने माना था कि जो कुछ सोल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, आइडियल सोल्यूशन, आदर्श सोल्यूशन, विलियन कहा जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते या ओबे नहीं करते, उसका पालन नहीं करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन फेज। ये हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था कि सोल्यूशन क्या होता है। एंड सोल्यूशन कैन बी आइडल और नॉन आइडल डिपेंडिंग ऑन वेदर दे ओबे द राउल्ट्स लॉ। तो मतलब अगर वो ओबे करते हैं तो वो क्या है, आइडल है, और अगर ओबे नहीं करते तो क्या है, नॉन आइडल है। अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सा आइडल है कौन सा नॉन आइडल है, या आइडल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, आइडल सोल्यूशन कैसा होता है, नॉन आइडल सोल्यूशन कैसा होता है। हम केमिस्ट्री में यहाँ पर जनरली ऐसा पाया जाता है कि कोई भी सोल्यूशन आइडल सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, पूर्ण रूप से। और कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं जिनको हम मान सकते हैं कि पार्शली आइडल होते हैं, या कुछ हद तक ये क्या करते हैं, राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, ओके। These solution obey Raoult's law at all temperature and concentration। क्या कहा, जो आदर्श विलयन होंगे यानी आइडल सोल्यूशन होंगे वो क्या करेंगे,
सभी तापमान और सभी सांद्रताओं पर, सभी कंसंट्रेशन पर और सभी टेम्परेचर पे क्या करेंगे, राउल्ट के लॉ को ओबे करेंगे या राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। दे आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर कंपोनेंट्स दैट हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर साइज, स्ट्रक्चर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये हमने पहले भी क्या किया था, डिस्कस किया था और समझा था कि क्या होगा अगर कोई क्या है सॉल्वेंट है और उसमें ए के पार्ट, सॉल्वेंट ए है माना और इसके क्या है एटम्स ए हैं, ठीक है, तो ये ए हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था जब हम मैटर को पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था वो किसी भी फेज में हो उसके बीच में जो क्या होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। अगर उनमें मास है, ये हम ग्रेविटेशन में भी पढ़ते हैं फिजिक्स में, कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है और उनमें मास है तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं उसमें, तो सॉल्वेंट के कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं या हम एटम बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, उनके बीच में आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा जिसे हमने क्या कहा था, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहा था। ओके, तो यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा, ये सॉल्वेंट है। दूसरा हमने क्या मान लिया, सोल्यूट मान लिया हमने बी, ये सोल्यूट के पार्टिकल हैं, सोल्यूट है ये बी, तो यहाँ पर भी बी के बीच में कुछ तो इंटरेक्शन या अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक है। और अब हम इससे एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है, जहां हमने a प्लस बी यानी a के भी मॉलिक्यूल डाल दिए हैं और b के भी डाल दिए हैं। तो अब इन A और B के बीच में भी क्या करेगा, एक फोर्स काम करेगा। ओके, इनके बीच में भी कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो आइडल सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होना चाहिए, A का जो साइज होगा, मॉलिक्यूलर साइज होगा, वो B के आइडेंटिकल होना चाहिए और A और B का जो मॉलिक्यूलर साइज होगा वो AB के आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है, यानी तीनों का आइडेंटिकल साइज होना चाहिए मॉलिक्यूलर। दूसरा बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर भी तीनों का लगभग सेम, लगभग नहीं, आइडेंटिकल होना चाहिए यानी समान होना चाहिए। और तीसरी बात क्या कह रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी A और A के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, B और B के बीच में कोई फोर्स लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और A और B के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल या इक्वल होने चाहिए। ओके, इतना समझ में आ गया। जब ये सारी प्रॉपर्टीज कोई भी जो सॉल्वेंट होगा, सोल्यूट होगा या सोल्यूशन हम कहेंगे वो फॉलो करेगा, तो वहां पर वो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, आइडल हो जाएगा। ओके, क्या करेगा वो, यानी सॉल्वेंट और सोल्यूट के जब प्योर स्टेट में थे वो, उनके बीच में जितना भी क्या था, उनका जितना भी मॉलिक्यूलर साइज था या उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स था, या फिर हम कह सकते हैं उनका स्ट्रक्चर जो था वो सेम था, और जब वो सोल्यूशन में आए तब भी साइज, स्ट्रक्चर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या रहा, सेम रहा या आइडेंटिकल रहा, तो उस केस में हम उस सॉल्यूशन को क्या कह देंगे, आइडल सॉल्यूशन कह देंगे। ओके, ये हमने सॉल्वेंट की प्योर फॉर्म में बात करी जब जो विलायक था वो अकेले था। ये हमने सोल्यूट की बात की जब सोल्यूट कैसे था, प्योर स्टेट में था, जब दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। और हम सोल्यूशन की ही बात कर रहे हैं, आइडल सोल्यूशन की ही बात कर रहे हैं कि उसमें A और B को मिला दिया तो A और B में प्योर स्टेट में जितना फोर्स उनके बीच में लग रहा था अट्रैक्शन फोर्स, वो जब A B एक सोल्यूशन में आ गए तब भी उनमें उतना ही अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, intermolecular forces of attraction between A and B are almost equal to those of A and B। यही हमने पढ़ा कि A और A के बीच में जितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, B और B के बीच में जितना लग रहा है, A और B के बीच में भी उतना ही लगेगा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडल सोल्यूशन। अब आइडल सोल्यूशन कोई होता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, इससे पहले ये नोट कर लीजिए।
आइडियल सोल्यूशन क्या होता है इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आइए आगे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, विशेषताएं देखते हैं आइडियल सोल्यूशन की। आइडियल सोल्यूशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट है सोल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट्स ओबे राउल्ट्स लॉ। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो राउल्ट का नियम है वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सोल्यूशन जो होंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, आइडियल सोल्यूशन यानी आदर्श विलयन कहा जाएगा। ठीक है। द चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज जीरो, दैट इज डेल्टा वी मिक्सिंग इज जीरो। अब डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। हमने कहा एक सॉल्वेंट है ए, इसमें इसके पार्टिकल्स हैं, एक कोई सोल्यूट है। बार बार वही चीजें आ रही हैं सेम, आपको अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, को रिलेट करके चलना है। ये बी है सोल्यूट। अब हमने क्या बना दिया, कोई तो इन दोनों को मिला के क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। ये सॉल्यूशन बन गया है आपका, जिसमें क्या है ए और बी, दोनों के इसमें पार्टिकल्स हैं। ठीक है, हमने कहा ए हमारे पास सॉल्वेंट है, बी सोल्यूट है, और ए बी को मिला करके हमने एक क्या बना दिया है, सोल्यूशन बना दिया है। ठीक है, तो जिस इंटरैक्शन फोर्स की बात हम कर रहे थे वो यहाँ पर आएगा वॉल्यूम में। कैसे आएगा, सपोज ए और ए के जो मॉलिक्यूल्स थे, ए और ए के जो मॉलिक्यूल्स थे, इनके बीच में जो इंटरैक्शन फोर्स है, हमने क्या कहा, वो किसके इक्वल है, जितना बी और बी के इंटरैक्शन फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो जब ये दोनों अलग अलग थे, हम V इनिशियल कितना मान सकते हैं, V इनिशियल। इसके लिए सपोज इसका वॉल्यूम VA है और इसके लिए VB है, तो हम मान सकते हैं V इनिशियल या VI इसे ले सकते हैं। VI इज इक्वल टू हम ले सकते हैं कितना, VA प्लस VB हो जाएगा, जब दोनों अलग अलग थे VA प्लस VB मान सकते हैं, दैट इज VI। ये VI हो गया हमारा। दूसरा, जब हमने सोल्यूशन में A और B को मिक्स कर दिया तो इसका जो V हो जाएगा, V कितना, फाइनल, ये V फाइनल हो गया लास्ट में। अब हमने क्या कहा था कि इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो इसके इक्वल होगा और दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना यहाँ लग रहा है उतना ही सोल्यूट में भी लग रहा है, उतना ही सोल्यूशन में भी लग रहा है। जब तीनों जगह अट्रैक्शन फोर्स सेम है तो वॉल्यूम भी कैसा होगा, सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स, अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है यानी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है तो हम क्या कहते हैं कि वॉल्यूम कम हो जाता है। कैसे, जैसे आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस के केस में देखा। ठीक है, सॉलिड के केस में आपने देखा था कि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा था, इसलिए उनका वॉल्यूम कैसा था, फिक्स था, वो एक जगह पे रखे जा रहे थे, वहीं पे रह रहे थे। जब हमने लिक्विड की बात की तो लिक्विड में थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ, लेकिन उनमें फ्लूइडिटी आ गई। जब हम उनको कहीं पे रख रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, साइज अपना चेंज कर सकते थे या फिर फ्लूइडिटी, बह रहे थे, तरलता का गुण उनमें था। लेकिन गैस के केस में हमने क्या देखा कि वॉल्यूम फिक्स नहीं है, यानी उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो बहुत वीक था। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अट्रैक्शन फोर्स सब जगह इक्वल है। अगर अट्रैक्शन फोर्स इक्वल है तो वॉल्यूम भी इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि VA और VB
V इनिशियल है, इन दोनों का हमने देख लिया। V फाइनल हमारे पास है VF, ठीक है, इसकी वैल्यू है। अब हमें क्या चाहिए, V मिक्सिंग चाहिए, या हम बोल सकते हैं डेल्टा V। डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VF माइनस VI, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि VI इज ऑल्सो इक्वल टू VF, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब जगह समान है, तो जो V इनिशियल था वही V फाइनल होगा, तो VI इज इक्वल टू VF, तो VI की जगह हम VF रख देंगे। डेल्टा V इज इक्वल टू VF माइनस VI फ्रॉम दिस इक्वेशन, सो डेल्टा V इज इक्वल टू 0। V मिक्सिंग हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। किस वजह से आया, क्योंकि हमने कहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरैक्शन फोर्स जो है वहां पर वो इक्वल है, तो वॉल्यूम लगभग फिक्स ही रहेगा। दूसरा केस क्या आता है, अगर इंटरैक्शन फोर्स यहाँ वीक हो गया, कहा सोल्यूशन में, अगर वीक हो जाता है, वीक हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, यहाँ V फाइनल की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसकी वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि जो आपका डेल्टा V आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। जब यहाँ इंटरेक्शन फोर्स क्या हुआ, वीक हुआ, सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल इजीली क्या कर रहे हैं, दूसरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या कहा, अगर यहाँ पर जो जितना भी इंटरेक्शन फोर्स है वो इससे कम हो जाएगा, या हम कहेंगे जो सोल्यूशन है अब उसका इंटरेक्शन फोर्स बढ़ गया है। इंटरेक्शन फोर्स बढ़ने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं और नया जो वॉल्यूम आ रहा है V फाइनल का वो कम हो जा रहा है। तो जब V फाइनल की वैल्यू कम हो जाएगी और कम में से आप ज्यादा को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव में आएगी। ओके, तो हमें सिर्फ क्या, ये तो किसका केस है, नॉन आइडल का केस है, ये नॉन आइडल हो जाते हैं जब पॉजिटिव और नेगेटिव में आपकी वैल्यू आएगी। लेकिन डेल्टा V जब कितना आएगा, 0 आएगा, या V मिक्सिंग 0 आएगा, दैट इज फॉर आइडल सोल्यूशन। आइडल सोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक है द चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज 0। यही तो हमने देखा था कि जब A और B का इंटरेक्शन फोर्स सेम था, A B सोल्यूशन में हम ला रहे थे उनको, तो वहां पर जो इंटरेक्शन फोर्स था वो पहले के इक्वल हो रहा था। उसी की वजह से क्या था, जितना वॉल्यूम उनका पहले था वही वॉल्यूम उनका बाद में आ रहा है, और जब सेम क्वांटिटीज को हम आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0। यानी पहले भी वॉल्यूम वही था, बाद में भी वॉल्यूम वही है। ओके, थर्ड इज द चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग इज 0, दैट इज डेल्टा H मिक्सिंग इज ऑल्सो 0। ओके, तो इसको समझ लो। यहाँ पर भी हम H इनिशियल और H फाइनल मान लेंगे। और दूसरा, क्योंकि क्या अट्रैक्शन फोर्स सब जगह बात अट्रैक्शन फोर्स की ही आएगी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स इक्वल है सभी जगह, तो अभी हमको हीट जो चाहिए होगी, किस लिए, बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए या बॉन्ड को तोड़ने के लिए, फॉर्मेशन के लिए, वो क्या हो जाएगी, सेम हीट रिक्वायर होगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स सेम है। अगर हम कह रहे हैं कि ये 5 न्यूटन के फोर्स से आपस में जुड़े हुए हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज 5 न्यूटन के फोर्स से ये जुड़े हुए हैं आपस में, तो जितना फोर्स इस 5 न्यूटन को तोड़ने में लग रहा है, यहाँ पर भी अगर 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, तो सेम ही क्या चाहिए होगी, आपको हीट चाहिए होगी बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए या बॉन्ड को तोड़ने के लिए। वेपराइजेशन का मतलब क्या है, वहां पर बॉन्ड टूट रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे से फ्री हो रहा है, लिक्विड से वो किस में जा रहा है, वेपर में जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस केस में भी HI जो होगा वो इक्वल हो जाएगा HF के, यानी हीट जितनी इनिशियल, पहले जितनी हीट चाहिए थी आपको सॉल्वेंट और सोल्यूट के लिए, बाद में सोल्यूशन में भी उतनी ही हीट चाहिए, तो हीट HI और HF इक्वल हो जाएंगे। और अगर हमें डेल्टा H निकालना है, दैट इज HF माइनस HI, और हम यहाँ पर दोबारा यहाँ से HF की वैल्यू रख लेंगे, HF माइनस HF, दैट इज इक्वल टू 0। डेल्टा H और H मिक्सिंग इज 0। ओके, और ये इसमें सेम वही केस आएगा कि पहले अगर बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग था तो क्या करेंगे, ज्यादा हीट रिक्वायर होगी, ज्यादा हीट रिक्वायर होगी तो HI आपका
ज्यादा हो जाएगा। जब HI की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो इस डेल्टा H की वैल्यू किस में चली जाएगी, निगेटिव में चली जाएगी। वहीं जब यहाँ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, फाइनल में आपको जो हीट चाहिए होगी वो ज्यादा चाहिए होगी बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए। यहाँ HF की वैल्यू बढ़ जाएगी। HF की वैल्यू का बढ़ने का मतलब है कि आपका डेल्टा H पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए है, आइडल सोल्यूशन के लिए है। यानी डेल्टा V वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा मिक्सिंग करने पर, सोल्यूट A और सॉल्वेंट A और सोल्यूट B को मिक्स करने पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यानी डेल्टा V 0 हो गया। दूसरा, हीट V जो एंथैल्पी है वो भी चेंज नहीं होगी। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। बाइनरी सॉल्यूशन समझते हैं जिसमें दो कंपोनेंट है। ठीक है, A और B दो कंपोनेंट है। Reason, the main reason behind these three properties shown by an ideal solution is the nature of molecular interaction forces does not change significantly। यही हम पढ़ रहे थे कि जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो चेंज नहीं हो रहा है। उसके चेंज ना होने के कारण क्या हो रहा है, एंथैल्पी में भी चेंज नहीं आ रहा है और साथ ही साथ वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है। और हम क्या कह रहे हैं कि ये राउल्स के लॉ को भी फॉलो करता है। ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है उनका, या फिर हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स वहां पर प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये आइडल जो सोल्यूशन है वो इन तीनों प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। ओके, इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। तो आपको आइडल सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए आइडल सोल्यूशन का। ठीक है, हमने क्या माना, सारे सोल्यूशंस ऐसे नहीं होते या कोई भी सोल्यूशन ऐसा नहीं होता कि जो आइडल हो, यानी जो पूरी तरीके से राउल्ट के लॉ को फॉलो करे, या फिर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे किसके, आइडल सोल्यूशन के, उनको पूरी तरीके से ओबे करे, पालन करे या उनको फॉलो करे। फिर भी हमने कुछ सोल्यूशन ऐसे माने कि जो पार्शियली आइडल होते हैं या कुछ हद तक क्या करते हैं, इन सब चीजों को ओबे या फॉलो करते हैं, जिनमें हमने माना बेंजीन, टोलुइन, एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, बेंजीन एंड इथाइलिन डाइक्लोराइड। ये सारे क्या हैं, आइडल सोल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमने क्या पढ़ा, आइडल के बारे में पढ़ लिया। अब नॉन आइडल सोल्यूशंस क्या होंगे, नॉन आइडल वो होंगे जो आइडल नहीं है, यानी जहां पर डेल्टा H 0 नहीं हो रहा है, नेगेटिव में आ सकता है, पॉजिटिव में आ सकता है। जहां पर डेल्टा V 0 नहीं आ रहा है वो क्या हो जाएंगे, नॉन आइडल। यानी जो आइडल सोल्यूशंस की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं वो सारे कहाँ आएंगे, नॉन आइडल की कैटेगरी में आएंगे। ओके, तो होपफुली आपको आइडल सोल्यूशन और नॉन आइडल सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका कोई डाउट रहता है तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, इस चैप्टर में हम आगे चलते हैं। अब सॉल्यूशंस के बेस में हम क्या पढ़ेंगे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभी तक हम सॉल्यूशन में क्या पढ़ रहे थे, वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे, और हमने क्या मान लिया था कि जो सॉल्यूशन में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो पूरे सॉल्यूशन का जो क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, वो कितना होगा, जितना सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है किसमें, सॉल्यूशन में। यानी विलायक का जितना भी वेपर प्रेशर है विलियन में, वो किसके इक्वल हो जाएगा, विलियन के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो विलेय था यानी सोल्यूट था वो कैसा था, नॉन वॉलेटाइल था, यानी वो वेपराइज नहीं हो रहा था, वेपर नहीं बना रहा था। जब वो वेपर नहीं बना रहा था तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो रहा था, 0 हो रहा था। ओके, तो यहाँ पर अब हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब किसकी बात कर रहे हैं, अब सोल्यूट पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जहां पर
सॉल्यूशन क्या करता है, डिपेंड करता है किस पर, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। उसी को क्या कहा जाएगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाएगा। ठीक है, समझिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें A सॉल्वेंट है और B सोल्यूट है। ये सॉल्वेंट हो गया और B सोल्यूट हो गया। ठीक है, हमने माना कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, अब नंबर तो हम बता नहीं सकते कि सोल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं तो उनको आप गिन नहीं सकते, तो हम मोल फ्रैक्शन से मोलर मास कैलकुलेट करके, ऐसे मोल फ्रैक्शन वगैरह कैलकुलेट करके हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन की हम सपोज कर लेते हैं हम कि नंबर ऑफ जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो XA है। ठीक है, क्या मान लिया, सॉरी XB है, क्योंकि हमारा B सॉल्वेंट है तो हम XB मान लेते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स XB है। XB यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है इस वाले सोल्यूशन में। सपोज ये सोल्यूशन था हमारा X सोल्यूशन। ठीक है, दूसरा हम सोल्यूशन ले लेते हैं Y सोल्यूशन। और Y सोल्यूशन कैसे बना, इसमें हमने और सोल्यूट ऐड किया, इसमें हमने क्या किया, सोल्यूट ऐड किया, और अब हमने सोल्यूट की मात्रा क्या कर दी, बढ़ा दी यहाँ पर। ठीक है, Y में हमने सोल्यूट की मात्रा बढ़ा दी। सोल्यूट की मात्रा बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है वो चेंज हो जाएंगे। सपोज वो ये यहाँ पर X, ये यहाँ पर XB थे पहले सोल्यूट, जब एक्स्ट्रा सोल्यूट ऐड किया गया तो क्या हो गया, यहाँ पर YB हम मान लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल क्या हो गए यहाँ पर, YB हो गए इस वाले सोल्यूशन में, Y सोल्यूशन में। तो क्या आ गया, एक चेंज आ गया किसमें, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स में। पहले हमने कहा X सोल्यूशन में XB नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स थे, अभी हमने Y सोल्यूशन जब बनाया तो XB में X सोल्यूशन में हमने क्या किया, और सोल्यूट थोड़ा ऐड किया और हमने एक Y सोल्यूशन बना दिया। हमने कहा कि इस जो ये वाला जो सोल्यूशन है Y, इसमें जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है वो YB है। ठीक है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बताती है कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो कई तरह से क्या लाएगा, चेंजेस लाएगा सोल्यूशन के वेपर प्रेशर। ठीक है, अब वो वेपर प्रेशर कैसे चेंज होगा, ठीक है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो टोटली ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, और उसी प्रॉपर्टी को क्या कहा गया है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहा गया है। यानी हमने जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स थे, विलेय के अणुओं की संख्या थी जो, ठीक है, किसमें, किसी भी विलयन में, वही क्या है, उस सॉल्यूशन की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। और वो किस किस चीज पर निर्भर करेगी या वो किस किस चीज को अफेक्ट करेगी वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो किस किस चीज को करेगी, ये 4 टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आपने क्या पढ़ा था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा था। क्या कह रहे थे, जब किसी सोल्यूशन में हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की ही बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ही है, ऐसा सोल्यूट है जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसका वेपर प्रेशर 0 होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, जब हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे, जब हमने वेपर प्रेशर पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर किसी सॉल्वेंट में है या सोल्यूशन में है तो वहां पर वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का था वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, जिसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। तो यही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ पर हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की तरह पढ़ेंगे, जहां पर हमने क्या कहा था कि प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो P0A है, और जब सोल्यूशन में वो सॉल्वेंट आ जाता है तो वो PA हो जाता है। ठीक है, और हमने क्या कहा था कि P0A ग्रेटर देन होता है PA के। यानी जब हम रीजन पढ़ रहे थे, इसका रीजन क्या था कि अब जो सरफेस है वहां पर सोल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए हैं सोल्यूशन में,
ठीक है। तो सॉल्वेंट को पूरी जगह नहीं मिल पा रही है वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, इसलिए जो उसका प्योर स्टेट में क्या था, वेपर प्रेशर था, वो क्या कर रहा है, उसको ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, इसीलिए हम पार्शियल वेपर प्रेशर कह रहे थे सॉल्वेंट का। ठीक है, सोल्यूशन में पार्शियल क्यों कह रहे थे, क्योंकि वो पूरी तरीके से उस वेपर प्रेशर को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट की प्रेजेंस के कारण। ओके, जहां पर हमने क्या कहा था कि सोल्यूट के पार्टिकल सोल्यूशन में आ गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट को वेपराइज नहीं होने दे रहे थे। जितना सरफेस एरिया उसको प्योर स्टेट में मिल रहा था सॉल्वेंट को, अब सॉल्यूशन में उतना सरफेस एरिया नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यानी सोल्यूट की मात्रा किसी भी सोल्यूशन में कम या ज्यादा करने पर ये सारी चीजें आपकी चेंज होंगी, और वो किस तरीके से चेंज होंगी वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर में किस तरह से चेंज आएगा, ये सब हम पढ़ेंगे। इतना हमने किसके बारे में पढ़ा आज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, और जो 4 टाइप से हम उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सोल्यूट पर किस तरह से डिपेंड होगी, डिपेंडेंसी उनकी पढ़ेंगे आगे। जितना आज हमने पढ़ा आइडल सोल्यूशन के बारे में, नॉन आइडल सोल्यूशन के बारे में, थोड़ा राउल्ट लॉ को रिवाइज किया एक और बार, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, 4 टाइप के हमने यहाँ पर देख लिए हैं कि 4 टाइप की होती हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फर्स्ट जो हमारा टाइप है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसको पढ़ेंगे। अब तब तक के लिए अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप आगे नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है आपका वो आप पूछ सकते हैं। आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।